यानी 13 अप्रैल को नोएडा में अचानक इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये पत्थर थे जिससे पूरे बिल्डिंग में ईंट पत्थर पूरा फेंका गया है, पूरी बिल्डिंग में तहस नहस मच रखी है। रोड्स जाम थे, गाड़ियां रुकी हुई थी और हर तरफ कंफ्यूजन था। पहले किसी को क्लियर नहीं था कि इतनी हैवी ट्रैफिक की वजह क्या है। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नोएडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में इस प्रोटेस्ट के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आने लगी। नोएडा का जो प्रोटेस्ट हुआ, अब उसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत बिल्कुल सिंपल थी। हॉजरी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के वर्कर्स बेटर वेजेस और फेयर कंडीशंस डिमांड कर रहे थे। अब सबको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, ये एक जेन्युइन इशू होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में सिचुएशन एस्केलेट हो गई। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में हजारों लोग सड़क पर आ गए, रोड्स ब्लॉक हो गए, स्टोन पेल्टिंग हुई, गाड़ियां तोड़ दी गईं और पुलिस को टीयर गैस तक यूज करना पड़ा। और सिर्फ रोड्स ब्लॉक या ट्रैफिक का इशू नहीं था, कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जहां प्रोटेस्ट करते हुए लोग सीधे ऑफिसेस के अंदर तक पहुंच गए। ये पत्थर थे जिससे पूरी बिल्डिंग में हमला। अंदर जो एम्प्लॉइज थे वो क्लियरली डरे हुए दिख रहे थे। ऑफिसेस बंद कर दिए गए थे, लोग चुपचाप अंदर ही रुक गए थे। अब आप खुद सोचिए, क्या ये एक नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट लगता है या फिर ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी? अब अथॉरिटीज ने एक पॉइंट रेज किया कि प्रोटेस्ट शुरुआत में पीसफुल था, लेकिन बाद में कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स या आउटसाइडर्स इन्वॉल्व हो गए जो सिचुएशन को भड़का रहे थे। और यही पैटर्न पहले भी देखा गया है। चलिए समझते हैं। बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहां भी इशू सेम था। हॉजरी फैक्ट्रीज के वर्कर्स को लग रहा था कि उनकी सैलरी फेयर नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखते हो तो जो लोग सबसे ज्यादा विजिबल थे वो एक्चुअली फैक्ट्री वर्कर नहीं थे। प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे एक्टिविस्ट रुपेश, आकृति, सृष्टि और मनीषा, जो भीगुल मजदूर दास्ता से जुड़े हुए बताए जाते हैं। भीगुल मजदूर दास्ता एक लेबर एक्टिविस्ट ग्रुप है जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरियाज में वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करता है प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और कैंपेन्स के थ्रू। ये लोग मजदूर भीगुल नाम का अपना पब्लिकेशन भी चलाते हैं, जिसके थ्रू अपनी आइडियोलॉजी और मैसेजिंग स्प्रेड करते हैं। ग्राउंड पर इनका रोल होता है वर्कर्स को मोबिलाइज करना और इश्यूज को प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करना। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका लिंक रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया से जोड़ा जाता है, जहां RWPI को पॉलिटिकल फ्रंट और भीगुल मजदूर दास्ता को उसका स्ट्रीट लेवल आर्म माना जाता है। अब पुलिस ने इन एक्टिविस्ट को डिटेन भी किया। इसी वक्त कुछ किलोमीटर दूर मानेसर, जो हरियाणा का एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां दूसरे एक्टिविस्ट सनी, सार्थक, श्याम मूर्ति और वीरेंद्र प्रिंस को अरेस्ट किया गया, एडिशनली इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स कोऑर्डिनेट करने के लिए। दो अलग जगह, दो अलग प्रोटेस्ट, लेकिन टाइमिंग एक ही और पैटर्न भी काफी सिमिलर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सब स्पॉन्टेनियस था या फिर ऑर्गेनाइज्ड? दोनों जगहों पर एक चीज कॉमन दिखती है, एक ही नेटवर्क के लोग एक्टिव थे। इस नेटवर्क का नाम है रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ये ग्रुप खुद को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ बताता है और इसका स्ट्रीट लेवल काम लार्जली भीगुल मजदूर दास्ता के थ्रू होता है। देखो, सिंपल शब्दों में समझें तो एक ग्रुप ग्राउंड पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और दूसरा उसको पॉलिटिकल बैकिंग देता है। दोनों अलग नहीं हैं, एक ही स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अब नोएडा मानेसर केस को अगर ध्यान से देखो तो एक पैटर्न सामने आता है। वर्कर्स का इशू रियल होता है, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, लेकिन प्रोटेस्ट का विजिबल फेस एक्टिविस्ट बन जाते हैं। जो लोग असली प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो फ्रंट पर होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कैडर होते हैं। इसी वजह से ये इंसिडेंट एक आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि एक टेम्पलेट जैसा लगता है जहां अलग अलग जगह पर सिमिलर तरीके से मोबिलाइजेशन होती है। लेकिन ये सिर्फ नोएडा या मानेसर तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैटर्न पूरे देश में रिपीट होता हुआ दिखेगा।
जहां भी कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है वहां इनका प्रेजेंस मिल जाता है। एनसीआर के इंडस्ट्रियल बेल्ट में लेबर एगिटेशन नोएडा और मानेसर का एग्जाम्पल आपने देखा। दिल्ली में पोल्यूशन प्रोटेस्ट जहां क्लीन एयर जैसे जेन्युइन इश्यूज के बीच हिडमा जिंदाबाद जैसे स्लोगन्स लगते हैं जो एक माओइस्ट कमांडर माडवी हिडमा को ग्लोरीफाई करते हैं। मुंबई में गाजा प्रोटेस्ट जहां एलपीजी प्राइस जैसे लोकल इकोनॉमिक इश्यू को पैलेस्टीन और एंटी इजराइल नैरेटिव के साथ मिक्स कर दिया जाता है। फिर आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रोटेस्ट शाहीन बाग और दूसरे प्रोटेस्ट साइट्स जहां ये लोग एक्टिवली प्रेजेंट थे और सिविल डिसओबीडियंस का कॉल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेबर कोड्स के खिलाफ एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया 10 से ज्यादा स्टेट्स में, जहां मल्टीपल यूनियंस के साथ मिलकर प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए गए। अगर आप इन सब को एक साथ देखो तो एक चीज क्लियर होती है, इश्यूज अलग अलग हैं, सिटीज अलग अलग हैं, लेकिन पैटर्न सेम है। हर जगह प्रेजेंस, हर जगह मोबिलाइजेशन, हर जगह नैरेटिव पुश। इस पूरे सेटअप को समझने के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस। अलग अलग फ्रंट्स, लेबर, स्टूडेंट ग्रुप्स या दूसरे कैंपेन्स कभी कभी एक ही नेटवर्क से लिंक्ड नजर आते हैं। इससे ये इंप्रेशन मिलता है कि जो अलग अलग मूवमेंट्स लगते हैं वो एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब इशू अलग हो सकता है लेकिन लोग और स्ट्रक्चर सेम होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि नोएडा का प्रोटेस्ट सिर्फ एक वेज डिस्प्यूट नहीं था, वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे जेन्युइन प्रॉब्लम्स के आसपास ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविज्म बिल्ड होता है। इसमें सच ये भी है कि वर्कर्स के इश्यूज रियल होते हैं, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है देखना कि उन इश्यूज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका एंड गोल क्या है। अगर ग्राउंड पर सोल्यूशन कम और एजिटेशन ज्यादा दिख रहा है तो वहां थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। और एक और लेयर है जो इस पूरे पैटर्न को और क्लियरली समझाता है। ये ग्रुप्स सिर्फ ग्राउंड पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करते, बल्कि एक बड़े पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर भी ऑपरेट करते नजर आते हैं। जून 2024 में दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेस्टीन सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट के दौरान RWPI के लोग उसी स्टेज पर दिखे जहां मेन स्ट्रीम अपोजिशन लीडर्स भी मौजूद थे। इसका मतलब ये नहीं कि सब एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एक ऐसा स्पेस एग्जिस्ट करता है जहां ये ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा एग्रेसिव नैरेटिव पुश करती है और लार्जर पार्टीज बिना डायरेक्ट रिस्क लिए उस एनवायरनमेंट को पॉलिटिकल बेनिफिट ले सकती हैं। साथ ही RWPI ने कुछ शहरों में म्युनिसिपल इलेक्शंस भी लड़े हैं, लेकिन फोकस जीत पर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर अपना नेटवर्क बिल्ड करने, कैडर एक्सपेंड करने और फ्यूचर मोबिलाइजेशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने पर ज्यादा है। अगर आप इस पूरे मॉडल को देखो तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट सिस्टम बन जाता है जहां हर इशू, चाहे वो नोएडा के वर्कर्स का हो, दिल्ली का पोल्यूशन हो, मुंबई का LPG इशू हो या इंटरनेशनल कॉजेस जैसे गाजा, सब एक एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहता है, लोग वही रहते हैं, बस इशू चेंज होता रहता है और इसी के थ्रू एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, प्रोटेस्ट, मोबिलाइजेशन, नैरेटिव पुश और फिर नेक्स्ट इशू। ये भी देखा गया है कि बड़े सिंबॉलिक नेम्स जैसे भगत सिंह का यूज करके लार्ज स्केल कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिससे मूवमेंट को वाइडर एक्सेप्टेंस मिल जाता है और डीपर क्वेश्चनिंग कम हो जाती है। इसीलिए जब आप पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ अलग अलग प्रोटेस्ट नहीं लगते, बल्कि एक कनेक्टेड सिस्टम लगता है जो हर नई सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेता है। अब नोएडा लेबर प्रोटेस्ट पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।